Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 2 for class 11th and chapter is the work, energy and power. तो बेटे आज इस चैप्टर आज इस बेटे इस टॉपिक इस लेक्चर बेटे हम आपको बताएंगे बेटे व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। अगर बेटे किसी ऑब्जेक्ट पर किसी फोर्स के द्वारा कोई वर्क किया जाता है और वो वर्क सिर्फ उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो उस ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो वो जो फोर्स कहलाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बेटे आप सभी बच्चों को बताया पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh होता है, ठीक है ना। तो बेटे इस फार्मूले के अंदर बेटे mg तो आपके पास कांस्टेंट है, मान लो आप ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं कर रहे तो g आपके पास कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। इट मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी बात से ले जाइए, अगर उसकी वर्टिकल हाइट एच है, फॉर एग्जांपल आप बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की हाइट तक ले जाते हैं, आप उसको किसी भी तरह से ले जाइए, आप सीढ़ी से ले जाइए, उसको स्लोप से ले जाइए या सीधा वर्टिकली ले जाइए, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि उसकी ट्रेवलिंग पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी आपने पाथ कितना ट्रेवल करा है। उसको हम कहा जाता है बेटे कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटे सबसे पहले आज हम अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव में सबसे पहले आता है बेटे सबसे पहले आएगा बेटे कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बेटे मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लेंगे आप। ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाई और अगेंस्ट द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाई द बॉडी। इट मीन्स एक फोर्स बेटे वो कंजर्वेटिव होती है इफ़ वर्क डन, अगर वर्क किया जाता है अगेंस्ट द फोर्स के अगेंस्ट इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक जगह से दूसरी जगह तक, वो सिर्फ डिपेंड करता है बेटे इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ना कि उसके पाथ के ऊपर। उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसका हमें प्रूव करना है कि वास्तव में जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटे वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होती है, आप अगर हम बेटे किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाएंगे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट को हम 3 प्रकार से ले आते हैं। मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट को हम बेटे उसको ए से बी हाइट पर ले जाते हैं। तो ए और बी का जो आपके पास ये जो हाइट है, मान लीजिए बेटे उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसकी हाइट हो गई बेटे मान लीजिए वो एच है, करेक्ट। अब बेटे मान लीजिए बेटे इसी ऑब्जेक्ट को बेटे हम सीढ़ी से ले जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए बेटे ये तो उसकी जो है सरफेस है, ग्राउंडेड सरफेस है बेटे, ये मान लीजिए आपके पास, ठीक है। और बेटे इसको मैं सीढ़ी से ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है फिर भी वो अभी भी आपके पास बेटे एच है, करेक्ट। तो बेटे इस सीढ़ी का जो बेटे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एस है, और एक सीढ़ी की जो हाइट है वो यानी कि एक सीढ़ी की जो बेटे वर्टिकल हाइट है वो आपके पास एच डैश है। तो आपके पास बेटे देखो एन सीढ़ीज़ है, तो एन इंटू एच डैश हो जाएगा बेटे, वो एच हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटे जो ये फर्स्ट फिगर में हो गई बेटे आपके पास, ये सेकंड फिगर हो गई। अब बेटे मान लीजिए थर्ड फिगर में हम एक ऑब्जेक्ट को बेटे जो लेकर चले जाते हैं वो इंक्लाइन स्लोप से लेकर चले जाते हैं, यानी कि बेटे हम उसको यहाँ पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपके पास चला है बेटे वो यहाँ से, मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है बेटे, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ठीक है ना। और बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक ने हमने उसको डिस्प्लेसमेंट करा,
मान लीजिए बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट एस था और बेटा इसकी जो हाइट थी, वर्टिकल हाइट थी, वो आपके पास एच ही थी। तो ये जो पॉइंट बेटा आपके पास मान लीजिए बेटा ए है और ये पॉइंट बी है। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास एक ए है और ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है ना। तो बेटा ये इसका जो सी जो हो गया बेटा ये इंक्लाइनेशन एंगल हो गया। तो बेटा जो वेट इसका जो एम जी हो गया वो हॉरिजॉन्टली हो गया, ठीक है ना। ये इसकी बेटा नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इसका थीटा हो गया। तो बेटा इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो गया और ये इसका बेटा एम जी साइन थीटा हो गया। ओके, तो अब बेटा देखो इसके अंदर बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एफ जो लगेगा बेटा वो आपके पास ये लगेगा। तो बेटा हमारे पास 3 केस हैं। हम तीनों केस के अंदर देखते बेटे कि हमारे पास अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर तीनों ही केस में बेटा अगर हमारे पास एक ही आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये हमारे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बेटे केस 1 लेते हैं। तो बेटे हमने जो वर्क जो पहली पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटे हम एच हाइट तक ले जाते हैं। तो बेटे जो फोर्स जो है आपके पास, जो इसमें जो फोर्स लगी बेटे m इंटू जी लगी, करेक्ट। अब बेटे हमने फोर्स लगाई उसको ले आने के लिए ऊपर, तो हाइट भी बेटे रही ऊपर, तो आपके पास थीटा तो हो गया बेटे इस केस के अंदर 0। तो आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है बेटे एफ इंटू एस कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे 1, और एस क्या हो गया आपके पास वर्टिकल हाइट हो गई बेटे एच। तो बताओ डब्ल्यू इज इक्वल टू, और एफ़ की वैल्यू मैं पुट करता हूँ बेटे एम जी, और ये एच हो गया तो ये आपके पास 1। तो बताओ बेटे ये एम जी एच हो गया या नहीं हो गया। तो पहले केस के अंदर बेटे जो मेरे पास जो एनर्जी आती है बेटे वो हमारे पास एम जी एच आती है, करेक्ट। अब बेटे हम केस करते हैं बेटे सेकंड वाला कंसिडर, ये वाला कंसिडर करते हैं। तो बेटे जो केस सेकंड है, जो केस सेकंड है बेटे उसके अंदर क्या है हमारे पास, बेटे हम एक बार तो बेटे हम हम जा रहे ट्रेवलिंग कर रहे हैं बेटे हम, बेटे एक बार तो हम ट्रेवल कर रहे हैं बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक बार करेंगे बेटे वर्टिकल हाइट। तो बेटे जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास नीचे है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो बेटे एंगल हो जाएगा आपके पास, इसके लिए तो बेटे एंगल हो जाएगा आपके पास 90, और जब बेटे हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये जो फोर्स लगा बेटे हम ऊपर की तरफ लेंगे, और हाइट भी जो होगी वो वर्टिकल हाइट जो होगी वो भी ऊपर की तरफ ही होगी। तो इसके लिए एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा जो है वो हो जाएगा आपके पास 0। तो बेटे जो आपके पास इस केस में, तो जो आपके पास जो वर्क होगा, जो वर्क डन होगा केस 2 के अंदर, तो बेटे आपके पास n स्टेट्स हैं यानी कि n CD हैं, तो वर्क हम बेटे n CD के लिए निकाल लेंगे। तो बेटे अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए वर्क करता हूँ तो एम जी एस इंटू कॉस 90 आएगा। किस फॉर्मूले से बेटे डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा से, ठीक है ना। एफ़ की तो वैल्यू हो जाएगी बेटे एम जी, और ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो जाएगा एस, तो एम जी एस कॉस 90। इन द सिमिलर वे ये जो हो जाएगा बेटे एम जी एच डैश, क्योंकि बेटे हमने सिर्फ एक सी डी का लिया है, हर सी डी की जो वर्टिकल हाइट है बेटे वो एच डैश है। तो एच डैश बताओ बेटे कोस 0 होगा या नहीं होगा। अब बेटे कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो बताओ बेटे डब्ल्यू जो हो गया वो n, तो ये तो आपके पास 0 हो गया बेटे, ये हो गया एम जी एच डैश। तो बताओ बेटे इस n की बेटे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एम जी एन एच डैश को लिख सकता हूँ। तो बेटे एक सी डी की जो बेटे समझ में आ रहा है ना बेटा, तो डब्ल्यू जी का देखो बेटे फिर से समझ लीजिए, जो वर्क हुआ बेटे आपके पास, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए भी है और वर्टिकल डिस्टेंस के भी लिए है। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो थीटा आपके पास 90 हो जाता है। लेकिन अगर हम बेटा ऊपर जाते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है अपवर्ड, तो थीटा हो गया 0। तो आपके पास ये जो वाला फार्मूला ये तो हुआ बेटा एस के लिए ट्रेवलिंग डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और ये जो फार्मूला लगा वो लगा एक सीढ़ी की ऊंचाई चढ़ने के लिए। तो आपके पास क्या हो गया बेटे एम जी एन एच डैश हो गया। अरे बेटे ऐसे ऐसे हमारे पास बेटे
n स्टेप्स है वर्टिकली, तो बताओ एन एच डैश जो होगा वो आपके पास h हो गया या नहीं हो गया। तो W इजिकल टू बेटे क्या हो गया, mgh हो गया। तो ये बेटा आपके पास सेकंड केस का आ गया। अब बेटा अगर हम इस थर्ड केस की बात करते हैं, केस थर्ड, अब देखो बेटा केस थर्ड में क्या है, देखो बेटे हम जो अपवर्ड फोर्स दिखा रहे हैं बेटे सिर्फ इतनी अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं कि जिससे जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट हो जाए जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हो जाए, ठीक है ना। तो बताओ इस केस में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगी नहीं होगी, ठीक है ना। वास्तव में बेटे ये एफ ये वाला नहीं है, आप ये समझिए बेटे एफ जो है ना ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई करी है ना ये है। तो बेटे एफ इज इक्वल टू इन इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग कंडीशन में एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है ना, चलो ये तो बेटे हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये जो BC जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटे कितना हो गया, वो हो गया S, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटे हमारे पास, F इंटू एस। तो बताओ बेटे mg साइन थीटा डॉट S हुआ क्या, ठीक है ना। अब बेटे इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, अगर बेटे यहाँ पर मैं साइन थीटा निकालूँ तो बताओ बेटे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी बेटे H, और हाइपोटेनियस क्या हो गया S। तो बताओ बेटे जो आपके पास S हो गया, जो S की वैल्यू हो गई वो H अपॉन साइन थीटा हो गई नहीं हो गई। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो S की वैल्यू क्या है बेटे H अपॉन, तो ये साइन थीटा कट जाता है, तो W आपके पास क्या आ गया बेटे, जो W आ जाता है वो mg h आ जाता है। तो बेटा अगर हम देखते हैं बेटे कि पहले केस में भी हमारे पास जो वर्क आया बेटे वो देखो, तो जो पहले केस में जो वर्क आया बेटे वो भी mgh आया, और जो बेटा हमारे पास दूसरे केस में आया वो भी mgh आया, और तीसरे केस में वर्क हमारे पास mgh आया। तो बताओ बेटे जब तीनों इक्वेशन 1 2 3 आपके पास बराबर हैं तो बताओ क्या ये बेटे प्रूफ नहीं हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटे एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बेटे आपके, लेकिन बेटे सारी वीडियो में एक बार फिर से डाल देता हूँ आपके पास, ठीक है। तो बेटे ये पार्ट हो गया बेटे कंजर्वेटिव फोर्स का। अब तो बेटे देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, वो भी आप समझ लीजिएगा। नंबर एक बात, अगर आप जो प्रॉपर्टीज है बेटे वो क्या है, प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, तो बेटे वर्क डन अगेंस्ट द जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, पहली प्रॉपर्टी तो बेटे वही है, उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है ना। और जो सेकंड जो मोड, अगर एक साइकिल है, मान लीजिए बेटे एक साइकिल आप ए से मान लीजिए बेटे आप बी गए और बी से आप दोबारा आ जाते हैं, तो जो नेट वर्क डन होगा वो आपके पास 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास एंटायर द ट्रिप इनिशियल पोजीशन चले आप वहीं पर आ गए तो टोटल वर्क डन आपके पास 0 होगा। कि एक वर्क डन अगर आपके पास पॉजिटिव होगा तो दूसरा वर्क डन उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे टोटल वर्क बेटा आपके पास 0 हो जाएगा। अब बेटा आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बेटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करती है बेटे उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कहते हैं। यानी कि उसके पाथ के ऊपर, उसकी रफनेस स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करती है, उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो क्या होता है, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज
said to be non-conservative if the work done by or against the force in moving the body from one point to another depends on the path followed. For example, like frictional force, जो बेटे फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटे अगर सरफेस स्मूथ है तो कम फोर्स लगेगी, और अगर आपके पास सरफेस रफ है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो एक तरह से बेटे जो फ्रिक्शन फोर्स होती है बेटे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी होती है, एक वर्ड आएगा बेटे आगे आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी बेटे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, करेक्ट। तो अब फॉर द एंटायर द ट्रिप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका वर्क डन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वर्क बेटा अलग अलग होगा। डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी लेंगे, जब हम सम करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क का डिफरेंस ज़रूर आएगा। अब बेटे आता है कि आपके पास पावर। तो पावर क्या आता है बेटे, रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इसकी जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है बेटे वो वाट होती है, ठीक है ना। तो 1 वाट, तो जो वाट की वर्क की यूनिट ये क्या हो गया बेटा, आपके पास वर्क हो गया, ठीक है ना, और ये आपके पास टाइम हो गया। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में किया जाता है तो बेटा उसको हम 1 वाट कहते हैं, करेक्ट। और इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है कुछ भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस सिंपली बेटा फॉर्मूला देखिए पी का, यानी कि वर्क का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होती है। अब दोनों में बताना है पावर एज डॉट प्रोडक्ट। यानी बेटे देखो जो पावर होती है ना वो एक डॉट प्रोडक्ट होती है। जैसे अब बेटे पावर का फॉर्मूला क्या है बेटे, हमारे पास वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन वर्क का जो फॉर्मूला होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटे वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बेटे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन का जो प्रोडक्ट देता है बेटे वो वर्क देता है। तो इस फॉर्मूले बेटे मैं वर्क की वैल्यू पुट करता हूँ, तो पावर इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन टी। तो बेटे जो S अपॉन टी बन जाता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाता है, एक तरह से वेलोसिटी वेक्टर जो बन जाता है बेटे वो आपके पास S अपॉन टी बन जाता है। तो बेटे जहाँ पर S अपॉन टी है वहाँ पर बेटे मैं F इंटू वी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि बेटे देखो क्या हो गया यहाँ पर, पावर जो है, जो आपके पास पावर है, जो आपके पास बेटे पावर है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है किसी का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी फोर्स एंड वेलोसिटी का। तो अगर पावर का फॉर्मूला बेटे यहाँ से लिखना चाहे तो हम F इंटू वी मैग्नीट्यूड में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटे वेक्टर प्रोडक्ट में जो इसके सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में बेटे A डॉट बी जो होता है बेटे आपके पास ए बी कोस थीटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो बेटे मैं समझता हूँ आज का लेक्चर सफिशिएंट है बेटे यहाँ तक। कल बेटे मैं आपको थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और आपको मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको। ओके बेटे, थैंक यू। आज का लेक्चर बेटे यहीं था।